स्पेसशिप में एक फैमिली कार्ड गेम को खेल रही थी Everyone remember the rules? और तभी स्पेसशिप एक हादसे का शिकार हो जाता है और ऑटो पायलट बड़ी ही मुश्किल से एक इमरजेंसी लैंडिंग करती है और वे लोग शिप से बाहर निकलते ही दंग रह जाते हैं क्योंकि वो जगह हमारी धरती तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जहां फादर जॉन रॉबिन्सन अपनी वाइफ मरीन के साथ आने वाले क्रिसमस पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड थे और उस फैमिली में उनकी सबसे बड़ी बेटी जूडी और उसकी बहन पेनी और सबसे छोटा भाई विल था और वे लोग क्रिसमस की पार्टी की तैयारी में जुट जाते हैं। पर उनकी खुशियों को अब नजर लग चुकी थी क्योंकि तभी जूडी को न्यूज में एक बहुत ही बड़े अनजान ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है जो कि धरती पर आ रहा था और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है और अब हम देखते हैं कि उनका स्पेसशिप सारे सप्लाईज के साथ उस बर्फीले इलाके में डूब चुका था और हादसे के कारण पेनी का एक पैर भी टूट चुका था और तभी मरीन अपना हेलमेट उतार देती है। जूडी उसे रोकती है क्योंकि यहाँ का वातावरण जहरीला भी हो सकता था पर मरीन कहती है कि अगर यहाँ का वातावरण जहरीला होता तो जॉन अभी तक मर गया होता क्योंकि हादसे के कारण उनके सूट में छेद हो चुका था और अब 1 महीने तक लगातार स्पेसशिप में गुजारने के बाद वे लोग ताजी हवा को महसूस करते हैं और अब वे लोग एक कैंप लगाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वे लोग किस प्लेनेट में क्रैश लैंड किए हैं। विल कहता है कि वे लोग अपने घर धरती और अल्फा सेंचुरी के बीच किसी प्लेनेट में लैंड किए हैं पर मरीन यहाँ विल से बड़े ही उदास मन से कहती है कि धरती अब उनका घर नहीं है और वो खुश है कि वे लोग यहाँ हैं क्योंकि यहाँ कम से कम वे लोग खुली हवा में सांस तो ले सकते हैं। पर जॉन इन सब बातों को इग्नोर करके उन बाकी स्पेसशिप को कांटेक्ट करने में लग जाता है जो कि धरती से किसी दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट की तलाश में निकले थे क्योंकि उनमें से कुछ और स्पेसशिप इसी प्लेनेट में उनकी तरह क्रैश लैंड किए हैं और उन स्पेसशिप का नाम जुपिटर रखा गया था। और तभी मरीन नोटिस करती है कि 6 घंटों के अंदर ही सूरज डूब जाएगा और इस ग्रह का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा और इतनी लो टेम्परेचर में उनके प्रोटेक्टिव सूट भी फेल हो जाएंगे और सारा लिक्विड पानी भी थोड़ी देर में जम जाएगा। जॉन यहाँ समझ चुका था कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वे लोग ठंड में जमकर मारे जाएंगे और इसीलिए जॉन अपने सबसे छोटे बेटे विल की लाइफ को रिस्क में डालने का फैसला करता है और वो जुपिटर 2 शिप से बैटरी को निकालकर अपने प्रोटेक्टिव सूट को चार्ज करने का फैसला करता है। पर मुसीबत ये थी कि उनका शिप जुपिटर 2 15 मीटर नीचे ठंडे पानी में मौजूद था और शिप का गेट टूट जाने के कारण सिर्फ विल ही उसमें से पार हो सकता था पर मरीन इस खतरनाक काम के लिए मना कर देती है। पर जॉन कहता है कि विल ये कर सकता है क्योंकि हम सभी को ट्रेनिंग में भी यही तो सिखाया जाता था और अब जॉन विल को डाइविंग के लिए तैयार करने लगता है। पर तभी जूडी अपने भाई के चेहरे में डर देखती है और खुद उस ठंडे पानी में अपने भाई की जगह छलांग लगा देती है। जॉन जूडी से कहता है कि ऊपर हैच से तुम शिप के अंदर नहीं जा पाओगी और तुम्हें मेन गेट की तरफ जाना होगा, ये जानते हुए भी ये काम बहुत ही रिस्की है क्योंकि पानी कभी भी फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। पर जूडी अंदर जाकर एक बैटरी को ढूंढी लेती है पर तभी जूडी देखती है कि पानी बर्फ में बदलना शुरू हो चुका था और जूडी ऊपर पहुंचने की बहुत ही कोशिश करती है पर वो रास्ते में ही बर्फ में जम जाती है। मरीन फौरन ही उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम्हारे सूट में अभी भी 5 घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ है जो तुम्हें जिंदा रखेगा। और तभी जॉन मरीन की खराब हालत को नोटिस करता है और जॉन देखता है कि मरीन भी उस हादसे के कारण जख्मी हो चुकी थी और उसका भी एक पैर टूट चुका था। पर जॉन यहाँ हार नहीं मानता और बर्फ को खोदना शुरू कर देता है पर जूडी को बाहर निकालने के लिए इतना काफी नहीं था और तभी जॉन को थोड़ी दूर एक सफेद रंग की आग नजर आती है और वो फौरन ही समझ जाता है कि ये जरूर मैग्नीशियम होगी जो कि एक तरह की धातु है जो कि बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेती है और बर्फ की चादर उसे और आसानी से जलने में मदद करती है। और अब जॉन विल को लेकर उस जगह के लिए रवाना होता है। उधर कैंप के अंदर पेनी नोटिस करती है कि मरीन की हालत अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही है और जूडी कहती है कि पेनी को मरीन के टूटे पैर का ऑपरेशन करना होगा पर फिलहाल वो उसे मॉर्फिन की इंजेक्शन लगाती है। उधर दूसरी तरफ जॉन और विल दोनों गुफा में मैग्नीशियम इकट्ठा कर रहे होते हैं पर तभी विल के पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वे दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और विल सीधा जाकर एक गुफा के बाहर निकलता है और अब विल घबराकर अपने फादर को कांटेक्ट करता है और उसे यहाँ से निकालने को कहता है। पर जॉन सबसे पहले जूडी की हेल्प करने का फैसला करता है क्योंकि जॉन एक वक्त में एक ही बच्चे को बचा सकता था और विल को इंतजार करने के लिए कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर मरीन पेनी को कहती है
है कि उन लोगों ने धरती को छोड़ा ताकि मानवता को एक नया ग्रह मिल सके और इंसानी नस्ल जिंदा रहे, पर इसके लिए उन्हें रास्ते में आने वाले हर मुसीबत का डटकर सामना करना होगा और ये मुश्किलें उन्हीं में से एक हैं। उधर दूसरी तरफ विल और दूसरे जुपिटर स्पेसशिप की तलाश में निकल जाता है और थोड़ी देर में एक अनजान जंगल में पहुंच जाता है और वो वहाँ बहुत सारे टूटे हुए पेड़ पौधों को देखता है और नजदीक जाने पर उसे एक और स्पेसशिप मिलती है और वो शिप एक एलियन स्पेसशिप थी जो कि वहाँ क्रैश हुआ था। और अब विल सबूत के लिए इस लम्हे को कैमरे में रिकॉर्ड करता है और वो पाता है कि वो शिप बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और तभी विल को एक डरावनी सी आवाज आती है और विल फौरन ही उस ओर जाता है और उसे एक एलियन क्रिएचर नजर आता है और वो डर कर फौरन ही छुप जाता है, पर वो एलियन उसका पीछा करने लगता है और विल डर कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और अब विल नोटिस करता है कि उस एलियन का निचला भाग ही उसका पीछा कर रहा था, पर तभी विल को उस पेड़ में उसका ऊपरी भाग भी मिल जाता है जो कि अपने निचले भाग को कंट्रोल कर रहा था। उधर दूसरी तरफ जॉन मैग्नीशियम को लेकर फौरन ही कैंप में पहुंचता है और मरीन विल को ना देखकर उसके बारे में पूछती है, पर जॉन कहता है कि वो एक समय पर एक ही बच्चे को बचा सकता था। और अब जॉन फौरन ही मैग्नीशियम की मदद से बर्फ को पिघलाना शुरू कर देता है। उधर विल और वो एलियन दोनों एक ही टहनी पर सवार थे और विल लगातार जॉन को कांटेक्ट करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर तभी उस ग्रह की एक एलियन बटरफ्लाई विल के कंधों में उड़ते हुए आती है और विल उसे गौर से देख रहा था। और तभी वो बटरफ्लाई एलियन की उंगलियों में भी उड़ती हुई चली जाती है और वो एलियन भी उस बटरफ्लाई को गौर से देख रहा था। और विल उसे देखकर ये समझ जाता है कि वो एलियन भी इस ग्रह का नहीं है और उन्हीं की तरह एक मेहमान है। वो एलियन विल पर हमला नहीं कर रहा था और इसीलिए विल उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है, पर तभी विल देखता है कि उस एलियन के चेहरे की रोशनी बहुत ही तेजी से कम होती जा रही है और नीचे उसका निचला भाग भी हिलना बंद कर चुका था। और विल समझ जाता है कि ये एलियन अब बहुत ही जल्द मरने वाला है। और अब थोड़ी ही देर बाद उस टूटे हुए शिप में स्पार्क के कारण जंगल में आग लग जाती है और वो आग विल तक भी पहुंच चुकी थी। उधर जॉन काफी बर्फ को पिघला चुका था और उसे जूडी के हाथ दिखने लगते हैं, पर अभी भी काफी बर्फ को पिघलाना बाकी था और जूडी के सूट की पावर अब 1 घंटे से भी कम बची हुई थी। और तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है जो कि जॉन के अब तक की कड़ी मेहनत पर पानी फेर देती है, पर जॉन हार मानने वालों में से नहीं था और वो एक बार फिर से बर्फ को पिघलाना शुरू कर देता है। पर उधर जूडी अपनी मौत को कबूल कर चुकी थी। उधर विल उस आग में बुरी तरीके से गिर चुका था और जॉन को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, पर सिग्नल ना होने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं होती और अब वो भी उस आग में झुलस कर मरने वाला था। पर तभी वो नोटिस करता है कि नीचे एलियन का पड़ा निचला भाग अचानक से उठकर चलना शुरू कर देता है, पर वो एलियन अभी भी उस पेड़ में फंसा था और ये देखकर विल उस पेड़ की टहनी को काटने लगता है और एलियन की मदद करता है और अब उस एलियन को नीचे गिराकर खुद मौत का इंतजार करने लगता है। पर तभी वो देखता है कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो एलियन के दोनों पार्ट एक दूसरे से जुड़ चुके थे और अब मदद करने की बारी उस एलियन की थी और वो एलियन विल को उठाता है और फौरन ही उस आग से निकल जाता है। उधर जॉन और उसकी फैमिली बस रोए जा रहे थे क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वे लोग सिर्फ जूडी के हाथ को ही बाहर निकाल पाए थे और जूडी की सूट की पावर अब खत्म होने को थी। पर तभी उन लोगों के सामने एक एलियन आता है और वे सारे लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। पर तभी उस एलियन के पीछे से विल को सुरक्षित आता हुआ देख मरीन को थोड़ी राहत मिलती है और अब विल कहता है कि एलियन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अब वो एलियन जूडी के हाथ को बर्फ में ढका हुआ देखता है और वो एलियन समझ जाता है कि जूडी मुसीबत में है और अब वो एलियन फौरन ही अपने हाथों को बर्फ में रखता है और कुछ ही मिनट में बर्फ को पिघला देता है और जूडी को सुरक्षित बाहर निकालकर फैमिली के हवाले कर देता है। और अब वो एलियन उन लोगों के सूट की पावर खत्म हो जाने के बाद भी उन लोगों को गर्मी दे रहा था ताकि वे लोग इस ठंड भरी रात को गुजार सके। और अब में इस हादसे के ठीक 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक मदर स्पेसशिप को देखते हैं और उस स्पेसशिप का नाम द रेजोल्यूट था और उस मदर स्पेसशिप में अचानक से रेड अलार्म बजता है और जॉन अपने फैमिली को जुपिटर शिप में लेके निकलने वाला ही था कि तभी हम देखते हैं कि वही सेम एलियन द रेजोल्यूट पर हमला कर रहा था और इस बार उसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा इंसानों को मारना। और ये वही वक्त था जब जॉन की जुपिटर शिप उस डिस्ट्रॉय हो चुकी मदर शिप से टकराती है और हादसे का शिकार होती है
और गलती से इस ग्रह पर क्रैश लैंडिंग करती है। और इसी के साथ इस कहानी का ये पार्ट यहाँ एंड हो जाता है। और मैं इसके अगले पार्ट में ये जानने के लिए बेताब हूँ कि हमारे धरती के साथ क्या हुआ था और वो एलियन जो इंसानों को मार रहा था वो एकदम से इंसानों को बचाने क्यों लगा। पर फिर भी मैं यही चाहूंगा कि धरती को छोड़कर हमें किसी और प्लेनेट पर जाने की जरूरत ना पड़े। और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।